तो अब हम थोड़ा सा आईआर को तेज लेके चलेंगे और हिस्ट्री पे थोड़ा कम कंसंट्रेट करेंगे। वो मैं आपको बाद में कवर कर लूँगा हिस्ट्री आपकी। अभी जो बेसिक है प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इंटरनेशनल रिलेशंस पे हॉप करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने नेबरिंग कंट्री से रिलेशंस में, और कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में मैं आपको बताते जाऊंगा जो इम्पोर्टेंस रखता है। तो बांग्लादेश से स्टार्ट करते हैं। अब पहला तो जो बहुत बेसिक से क्वेश्चंस है जो प्रीलिम्स में आ सकते हैं वो ये हैं, और ये सब कंट्रीज के लिए मैं आपको अभी स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए कॉमनली बता रहा हूँ, अब हर बार नहीं बताऊंगा ये चीज़ कि कोई भी कंट्री, इंडिया कितनी कंट्री से बॉर्डर करता है, कितनी इंडियन स्टेट से बॉर्डर करता है, ये आपको बिल्कुल टिप पे होना चाहिए, क्योंकि ये वहां सोचने का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अब क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया है। अब आपसे ये सीधा ये पूछेंगे कि बांग्लादेश बॉर्डर्स इंडियन 6 स्टेट्स, है ना। अब आपके पास ऑप्शन नहीं होंगे स्टेट्स के कि आप चुन के आप ध्यान करके सोच लें, वहां आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो आपको बिल्कुल प्रिसाइजली पता होना चाहिए कि बांग्लादेश इंडिया की 5 स्टेट से बॉर्डर करता है। अब वो कौन कौन सी हैं, ये आपका असाइनमेंट है कि आप देखें और इसी तरीके से अपनी मैपिंग को करने की कोशिश करें। तो इंडिया सबसे लार्जेस्ट लैंड बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश से, जो लगभग 4096 किलोमीटर्स की है। अब जब जब इतनी लंबी बाउंड्री शेयर करता है तो ऑब्वियस है कि लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी होंगे, लैंड बॉर्डर अग्रीमेंट्स भी हुए होंगे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि लैंड बॉर्डर अग्रीमेंट, लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट जो लास्ट साइन हुआ है बांग्लादेश से, वो 2015 में हुआ, और उसमें जो बहुत कुछ एनक्लेव्स के इशू थे वो रिजॉल्व किए गए। एनक्लेव्स का मतलब है कि कुछ टेरिटरी एक कंट्री की, मैं आपको बताता हूँ, ऐसे ये एनक्लेव्स आपके दोनों साइडों पे हैं जो कि पूरी तरीके से दूसरी कंट्री के अंदर है, उनको एनक्लेव्स बोला जाता है। तो कुछ एनक्लेव्स इंडिया के अंदर थे जिसमें कि बांग्लादेशी लोग रह रहे थे, कुछ एनक्लेव्स बांग्लादेश के अंदर थे जो कि जहाँ रह रहे थे। तो इशू क्या आ रहा था कि लोगों के लीगल राइट, आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिल रहे हैं, आप कैसे जाके बॉर्डर पार करके वोट देने जाएंगे, बाकी बहुत सारे लीगल राइट्स हैं, वो सारे इश्यूज थे एनक्लेव्स के। तो वो बहुत हद तक रिजॉल्व कर दिए गए। 2-3 चीजें जो रिजॉल्व नहीं की है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद एक इशू और है जो मैरीटाइम से रिलेटेड है। तो उसमें भी यूएन क्लोज, जो कि यूएन की लॉ ऑफ सी की एजेंसी है, उसने एक अवार्ड दिया, तो मैरीटाइम इशू भी बहुत हद तक सेटल हो गया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश और जो इश्यूज हैं वो उसका बैकग्राउंड मैं आपको दे रहा हूँ क्या क्या है। इंडिया और बांग्लादेश लगभग 54 कॉमन रिवर्स हैं इंडिया और बांग्लादेश दोनों में। जहाँ बांग्लादेश लोअर लोअर रिपेरियन स्टेट है। लोअर रिपेरियन स्टेट का मतलब कि रिवर की लास्ट स्टेज पे, मतलब जहाँ डेल्टा बनता है वहां बांग्लादेश आता है। तो अगर इंडिया ऊपर से पानी रोक लेगा, या इंडिया जो वाटर शेयरिंग है वो अनइक्विटेबल करेगा, तो उससे बांग्लादेश को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब मानसून आएगा तो इंडिया छोड़ देगा पानी, तो मतलब बहुत सारे एरियाज जो है वो इनंडेट हो जाएंगे। और जब पानी का ड्राई सीजन होगा तब इंडिया रोक लेगा पानी, तो बांग्लादेश में और पानी नहीं रहेगा। तो ये इशू है जिसके कारण तीसरा वाटर डिस्प्यूट चल रहा है अभी इंडिया बांग्लादेश में। उससे पहले गंगा को लेके भी ऐसे इश्यूज क्रिएट हुए, लेकिन उसको रिजॉल्व कर दिया गया गंगा वाटर ट्रीटी से। तो सबसे पहले तो इसमें एक जॉइंट रिवर कमीशन बना 1972 में, जॉइंट रिवर कमीशन 1972 में बना।
टू मैक्सिमाइज बेनिफिट्स फ्रॉम कॉमन रिवर सिस्टम्स। जो भी कॉमन रिवर है तो ऐसा ना हो कि कहीं की पॉपुलेशन सफर करे और कहीं की पॉपुलेशन के पास ज्यादा पानी रहे, या वो अपने हिसाब से पानी छोड़ सके और पानी रोक सके। तो इसके लिए दोनों कंट्रीज के बीच में एक जॉइंट रिवर कमीशन बनी 1972 में। उस पे ही डेलिब्रेशन चलते रहे और गंगा वाटर ट्रीटी साइन हुई 1996 में। गंगा वाटर ट्रीटी 1996 में, जिसमें कि इसकी मेन रूलिंग क्या थी कि इक्विटेबल वाटर शेयरिंग होगी इंडिया और बांग्लादेश में। गंगा वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन 1996 फॉर द शेयरिंग ऑफ वाटर्स ऑफ द रिवर गंगा ड्यूरिंग द लीन सीजन। इट हैज वर्कड सेटिस्फैक्टरीली। अब 1996 के बाद गंगा वाले इशू पे कोई बांग्लादेश और इंडिया में दिक्कत नहीं है। ये कुछ मेजर डिस्प्यूट्स हैं जो केवल इंडिया और बांग्लादेश को कंसर्न रखते हैं। अभी हम टेररिज्म की भी बात करेंगे, जब जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश की हम बात करेंगे, फिर वहां की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है वो भी देखेंगे। लेकिन ये केवल दो कंट्रीज इंडिया और बांग्लादेश को ये इश्यूज कंसर्न करते हैं, वो मैंने आपको शुरुआत में बताया। उसके बाद इकोनॉमी अगर हम देखें दोनों कंट्रीज के बीच में, तो लगभग ये इकोनॉमी इस समय 11 बिलियन डॉलर की है। उसके बाद दोनों कंट्रीज ब्लू इकोनॉमी में भी कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपसे प्रीलिम से पूछा जा सकता है कि ब्लू इकोनॉमी क्या है। तो ब्लू इकोनॉमी रिलेटेड है जो आपको पानी के नीचे हाइड्रोकार्बन मिल रहा है, मरीन रिसोर्सेज है, डीप सी फिशिंग है, और पानी में ही डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इन चीजों पे हमारे डेलिब्रेशन चल रहे हैं दोनों कंट्रीज में ब्लू इकोनॉमी को रिलेटेड, क्योंकि बे ऑफ बंगाल हम कॉमनली शेयर करते हैं। और इकोनॉमी में क्या हो रहा है, दैट इंडिया हैज प्रोवाइडेड ड्यूटी फ्री कोटा फ्री एक्सेस टू बांग्लादेश ऑन ऑल टैरिफ लाइंस एक्सेप्ट कुछ आइटम्स के जो कि आपके सेंसिटिव है, जैसे कि टोबैको हुआ और एल्कोहल हुई। इसके अलावा सारे प्रोडक्ट्स पे ड्यूटी फ्री और कोटा फ्री। कोटा फ्री का मतलब है कि इतना अमाउंट आप लेके आएंगे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो वो भी कुछ कोटा नहीं लगाया गया है। और ड्यूटी का मतलब कि ड्यूटी लगेगी ही नहीं। उसके अलावा इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 4 बॉर्डर हाट्स, जो कि बोलते हैं कि बॉर्डर पे जो मार्केट्स लगते हैं उनका आयोजन किया जाता है, जो कि एक त्रिपुरा में है, एक मेघालय में है। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट बांग्लादेश की बहुत हेल्प भी करती है। लाइन ऑफ क्रेडिट तो देती है, बाकी एड भी देती है। लाइन ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब हो गया कि बहुत लंबे सालों का लोन बहुत कम रेट पे। एड का मतलब कि आपने दे दिया पैसा, एड। और ये सारे जो भी एड या लाइन ऑफ क्रेडिट दे रही है इंडियन गवर्नमेंट, वो वहाँ कम्युनिटी सेंटर्स, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, ये सब बनाने में काम आ रहा है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमी की। हमने बात कर ली कि कितना इकोनॉमी है, क्या क्या हम आगे डेलिब्रेशन कर रहे हैं अपने आ, दोनों कंट्रीज के मार्केट के लिए। एनर्जी भी बहुत बड़ा मार्केट है इसी तरीके से। तो इंडिया बांग्लादेश को पावर देता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। कहाँ कहाँ से, बेहरामपुर,
भेड़ा मारा और सूरजमणि कोमिला, ये दो इंटरकनेक्शंस हैं हमारी ग्रिड के, बांग्लादेश की ग्रिड के साथ। और बहरामपुर से भेड़ामारा बिजली जाती है और सूरजमणि से कोमिला। उसके बाद एनर्जी में हम देखेंगे कि इंडिया एंड रशिया दोनों मिलके रूपर में एटॉमिक पावर प्लांट लगा रहे हैं बांग्लादेश में। एटॉमिक पावर प्लांट, एपीपी। आपसे केवल नाम पूछा जा सकता है कि ये कहाँ लाए करते हैं ये एटॉमिक पावर प्लांट्स। और एनटीपीसी की मदद से मैत्री थर्मल पावर प्लांट लगाया गया है जिसमें 50% शेयरिंग है एनटीपीसी की। तो आप ये देख सकते हैं कि इंडिया इलेक्ट्रिसिटी में हो या न्यूक्लियर पावर प्लांट में हो, एटॉमिक पावर प्लांट में, वहाँ किसी न किसी के साथ कोलैबोरेशन करके बांग्लादेश की मदद कर रहा है। एटॉमिक पावर प्लांट लगा रहा है रूपर में बांग्लादेश में, और जहाँ से पावर ट्रांसमिशन हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एनटीपीसी की मदद से मैत्री करके, अब मैत्री एक इंडिया ने कोविड के टाइम पे मैत्री ड्रग भी एक्सपोर्ट किया था बांग्लादेश को वहां मदद के लिए, तो उसका भी नाम मैत्री है। फिर उसके बाद ओएनजीसी विदेश लिमिटेड जो है वो भी 2 शैलो ब्लॉक्स में वहां एक्सप्लोरेशन में इन्वॉल्व है बांग्लादेश में ही। और तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि 130 किलोमीटर लंबी एक फ्रेंडशिप पाइपलाइन, इसका नाम ही फ्रेंडशिप पाइपलाइन है, ये एस्टेब्लिश कर रहे हैं इंडिया के सिलीगुड़ी से। ये इंडिया का है, इंडिया सिलीगुड़ी असम में, और ये कहाँ में जाके मिलती है, दिनाजपुर जो कि बांग्लादेश में है। तो ये 4-5 चीजें, मतलब ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये सारे फीडर्स है कि इंडिया क्या क्या किस किस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है वहां। अगर कभी भी इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन आ जाए तो एनर्जी में ये 4-5 पॉइंट्स हैं आपके पास, हैवी पॉइंट्स, की आप ये चीजें आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम कनेक्टिविटी पे आते हैं। अगर कोई बांग्लादेश बॉर्डर देखा हो तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एलसीएस है वो पेट्रापोल है इंडिया में बांग्लादेश में अंदर घुसने के लिए, जहां सारी कस्टम्स अथॉरिटी होती है, बीएसएफ होती है। तो हमारी कनेक्टिविटी कैसे है, 36 फंक्शनल एलसीएस है हमारे यहाँ। एलसीएस मतलब लैंड कस्टम स्टेशन, और 2 आईसीपी आईसीटी है, पी है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। इनके थ्रू हम बांग्लादेश में एंटर हो सकते हैं, हमारे पास ये एंट्री पॉइंट्स है। लेकिन 50% जो ट्रेड होती है इंडिया की वो पेट्रापोल, बीनापोल बॉर्डर से होती है। बीनापोल बांग्लादेश में है, पेट्रापोल वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद कनेक्टिविटी की बात करें हम तो हमारी एक प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रेड एंड ट्रांजिट भी हुई है 1972 में, जहाँ की इंटरनल रिवर्स के थ्रू, जो भी इंटरनल रिवर्स हैं जो बांग्लादेश में भी हैं, इंडिया में भी है, मैंने आपको बताया 54 रिवर्स हैं, उनसे ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट ऑफ गुड्स हो सकता है फ्रीली, और वो 8 स्पेसिफिक रूट्स पे है।
तो ये क्या बताया मैंने आपको, प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रेड एंड ट्रांजिट, PIWTT, ये 1972 में हुई थी। उसके अलावा एक कनेक्टिविटी की दूसरी बात करें तो हमारी एक मैत्री एक्सप्रेस भी चलती है, ट्रेन, कोलकाता और ढाका के बीच में। और अगर आप वैसे देखें तो इंडिया इज अ growing investor in Bangladesh and now has earmarked for development of special Indian economic zones in Bangladesh. इंडिया बांग्लादेश में इंडियन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रहा है, IEZ। तो इस लेवल का हमारा इकोनॉमिक रिलेशंस है। उसके बाद हम अब ओरिजिनल डिस्प्यूट पे चलते हैं। सबसे पहले हम लेंगे तीस्ता वाटर डिस्प्यूट। इस डिस्प्यूट पे अभी तक कोई ट्रीटी नहीं हुई है, क्योंकि बांग्लादेश चाहता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर हो, जो कि इंडिया नहीं चाहता है। इंडिया क्या नहीं चाहता है? स्टेट, क्योंकि वाटर स्टेट सब्जेक्ट है तो इस पे स्टेट का अधिकार चलता है। तो जब तक सेंटर और स्टेट दोनों कॉन्करेंस में नहीं होंगे तब तक ऐसा कोई भी ट्रीटी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वेस्ट बंगाल CM इसको अपोज करते हैं। तीस्ता रिवर जो है वो सिक्किम से निकलती है और वेस्ट बंगाल से फ्लो होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि तीस्ता रिवर सिक्किम से निकलती है। दूसरा डिस्प्यूट क्या है कि चाइना का इन्फ्लुएंस। जैसा आपको पता है कि बांग्लादेश जो चाइना का वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, उसमें बांग्लादेश पार्ट है उसका। क्याकफ्यू करके एक पोर्ट डेवलप किया है चाइना ने, क्याकफो। क्योंकि बांग्लादेश चाइना के, जो आप पढ़ते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, उसमें शुमार होता है बांग्लादेश चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में, जो कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी निकली है, जो कि ये है कि चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से इंडिया को घेरना चाहता है। हर कंट्री में, जैसे पाकिस्तान में गोदर पोर्ट हो गया, या क्याकफू बताया मैंने आपको, म्यांमार में बना रहा है। तो ऐसे पोर्ट्स बना बना के, श्रीलंका में हम्बल टोटा हो गया, तो इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है जियो स्ट्रेटेजिकली। तो चाइना का इन्फ्लुएंस है। चाइना ने क्याकफ्यू करा, शिटागोंग पोर्ट पे भी उसका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो अब बांग्लादेश का कभी भी जिक्र आए तो आप चाइना को भी कनेक्ट कर सकते हैं कि चाइना इंडिया को घेरने के लिए बांग्लादेश को एक मोहरा बना रहा है, क्योंकि वहाँ पैसा नहीं है, चाइना पैसा दे रहा है, तो लाजमी है कि बांग्लादेश इन्वेस्टमेंट तो करना चाहेगा ही अपने देश में। फिर और इशू क्या है? टेररिज्म का इशू है। जैसे मैंने आपको बताया कि जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, ये जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। दोनों कंट्रीज इस पे अग्री करते हैं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन होता है, इलीगल माइग्रेशन के थ्रू इंसर्जेंसी होती है। ये एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया बांग्लादेश रिलेशन में। उसके बाद नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स जो है, ये भी दोनों के बीच में एक बड़ा इशू है, क्योंकि इससे जो बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेट करके या इलीगल इमिग्रेशन करके लोग आए थे, या रोहिंग्यास जो थे, रोहिंग्यास क्या है आपको पता होगा, म्यांमार के जो, म्यांमार ओरिजिन तो नहीं बोलूंगा, लेकिन म्यांमार बोलता है कि ये ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के टाइम में बांग्लादेश से म्यांमार में आ गए थे रोहिंग्यास। वो मुसलमान है, कम्युनिटी है, और उनको परसिक्यूट किया जा रहा है म्यांमार में। तो वो रोहिंग्यास वापस से या तो बांग्लादेश में आके घुसते हैं या फिर इंडिया में आके घुसते हैं। तो ये रोहिंग्या प्रॉब्लम भी इशू है।
दोनों कंट्रीज में, क्योंकि इंडिया आना नहीं चाहता, मतलब रोहिंग्यास का। टेररिज्म का मैंने आपको बताया। ड्रग्स का बहुत बड़ा इशू है, म्यांमार के थ्रू ड्रग्स आते हैं, बांग्लादेश से इंडिया में रूट होते हैं, क्योंकि म्यांमार के ऊपर गोल्डन ट्रायंगल है, जो कि एक गोल्डन ट्रायंगल है, एक गोल्डन क्रिसेंट है अफगानिस्तान के अराउंड, गोल्डन ट्रायंगल इधर है म्यांमार चाइना बॉर्डर पे, जाके ड्रग्स कार्टेल बहुत है। तो जो एनक्लेव्स का डिस्प्यूट हुआ था, उसमें मैंने आपको बताया था कि एनक्लेव्स का जो इशू है वो बहुत हद तक रिजॉल्व हो गया था, लेकिन एक बॉर्डर डिस्प्यूट अभी भी चल रहा है। 6.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है वो, जो कि कोमिला त्रिपुरा बॉर्डर पे है। वो इशू अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है, उसके लिए अभी भी डेलिब्रेशन चल रहे हैं। फिर आप स्पेस में देखिए, स्पेस में क्या कोऑपरेशन है। इंडिया अपना जो नाविक सैटेलाइट है, जो कि रियल टाइम पोजीशनिंग के काम आता है, नाविक, और दूसरा GSAT-9, इन दोनों सैटेलाइट बांग्लादेश की मदद कर रही है रियल टाइम पोजीशनिंग में। इसका नाविक का फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। नाविक, आपको नाविक याद रखना है, आपसे शॉर्ट फॉर्म तो आपको देगा ही। तो जो मैं बॉर्डर डिस्प्यूट की बात कर रहा था, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी हो तो एक आपके पास केस आया होगा बेरूबारी यूनियन का। तो खैर कॉन्स्टिट्यूशन तो डिस्कस नहीं कर रहे। तो 74 में सबसे पहली बार 1974 में पहला लैंड बॉर्डर अग्रीमेंट हुआ, जिसमें कि बोला it provided that India would retain half of Berubari Union. Half of Berubari Union, and in exchange, Bangladesh would retain Dahagram and Angar Ota enclaves. 1974 के अग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ कि बेरूबारी यूनियन जो है, जो कि बिल्कुल बॉर्डर पे है, वो इंडिया हाफ रिटेन करेगा, और बदले में दहाग्राम जो एनक्लेव्स हैं वो बांग्लादेश के पास रहेंगी। और इंडिया अपना एक पोर्शन हमेशा के लिए देगा बांग्लादेश को, जिसको कि हम बोलते हैं 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा आपने बहुत नाम सुना होगा। तीन 3 बीघा 1974 के अग्रीमेंट के बाद भी बहुत सारी एनक्लेव्स का इशू अनरिजॉल्व रह गया। लोगों को सालों साल डिकेड्स के लिए अपने लीगल राइट्स, कोई वोट नहीं डाल पा रहा है, एम्प्लॉयमेंट में इश्यूज, आपको सिटीजनशिप नहीं मिल रही है वहाँ की, जबकि आप दूसरी कंट्री में लाए कर रहे हो। तो बहुत इश्यूज फेस किए वहाँ के लोगों ने। उसके बाद 2015 में जो अग्रीमेंट हुआ, जहां मैंने आपको बताया कि सारी इश्यूज रिजॉल्व हो गए,
तो 2015 का जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है, उसमें सारे एनक्लेव्स वाला इशू वो रिजॉल्व कर दिया गया। और इसमें मेन बात क्या हुई कि बांग्लादेश को इंडिया से ज्यादा लैंड बाउंड्री मिली, सॉरी लैंड मिला इस एग्रीमेंट के थ्रू। अब बांग्लादेश की खुद की हालत आप देखें तो वहां कंट्रीज, जो बाहर की कंट्रीज थी, डेवलप्ड कंट्रीज, बांग्लादेश पर चीप लेबर वो अट्रैक्ट किया। कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जहां की बांग्लादेश इंडिया को भी सरपास करता है, जैसे कि पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी और दूसरा फीमेल एम्प्लॉयमेंट। देखो अब इसका आपको रीजनिंग कैसे है कि बांग्लादेश एक मॉइस्ट कंट्री है, मतलब मॉइस्चर ज्यादा है वहां कंट्री में। तो जितने भी कॉटन या कॉटन प्रोडक्ट्स या कॉटन मिक्स प्रोडक्ट्स हैं, तो उसका पूरा जॉब वर्क, मान लीजिए जैसे बिरला है आपकी, कोई सा भी ब्रांड है, तो वो ब्रांड यहाँ एस्टेब्लिश्ड है, लेकिन अपना माल बेचता है बांग्लादेश, क्योंकि वहाँ सस्ता बनता है, लेबर चीप है। तो कॉटन या कॉटन प्रोडक्ट्स के लिए क्या है, आपको टेंडर हैंड्स चाहिए होते हैं। तो इस कारण से वहाँ फीमेल एम्प्लॉयमेंट, जब ऐसे जॉब वर्क वाली चीजें बढ़ी तो वहाँ फीमेल एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया। तो ये एक कारण रहा है कि वहाँ फीमेल एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है इंडिया से। उसके बाद वहाँ की आप पॉलिटिक्स के बारे में बात करें तो आप ये पाएंगे कि 1971 में बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ, ये पता है आपको, इंडिया ने मदद की जो भी है। जो भी इंटरिम गवर्नमेंट बनी वो 3-4 साल चल पाई, और 1975 में मिलिट्री केम इनटू पावर, और ये मिलिट्री का रूल रहा लगभग 1990 तक। जबकि जब जो मिलिट्री डिक्टेटर था हुसैन मोहम्मद इरशाद, हुसैन इरशाद बोलते थे, तो उसको टॉपल कर दिया गया। वो प्रो वेस्टर्न था, ठीक है। प्रो वेस्टर्न हुसैन इरशाद को जब 1990 में हटा दिया गया, उसके बाद जो डेमोक्रेसी आई तो वहां दो पार्टीज डेवलप हुई, एक हुई अवामी लीग और एक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। अवामी लीग का आपको पता है कौन है, शेख हसीना है, वो मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश को आज़ाद कराया था उसमें मेजर जो रोल निभाया था मुजीबुर रहमान थे, उनकी डॉटर है शेख हसीना। बीएनपी की जो लीडर है वो खालिदा जिया है, वो भी एक पुराने प्रेसिडेंट की वाइफ है। तो बांग्लादेश में क्या हो रहा है ना, बांग्लादेश में ये हो रहा है कि बिल्कुल ऑटोक्रेसी हो रही है डेमोक्रेसी रहते हुए भी। क्यों हो रही है कि 2011 में क्या हुआ कि बांग्लादेश में एक ट्रेंड रहा है कि, ट्रेंड क्या रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी आ गया वहां के, कि इलेक्शन से पहले एक केयर टेकर गवर्नमेंट रहेगी, क्योंकि दोनों साइडों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं था कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सकते हैं या नहीं। तो इलेक्शन से पहले केयर टेकर गवर्नमेंट बनती है जहां की दोनों पार्टीज के मेंबर्स होते हैं। खालिदा जिया ने क्या किया कि 2011 में कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोविजन ही हटा दिया कि कोई केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी। तो अब बीएनपी को लगा कि भाई अब जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ही नहीं सकते तो क्या मतलब है, तो 2014 का इलेक्शन बीएनपी ने बॉयकॉट कर दिया। और उसके बाद से अभी तक अवामी लीग की गवर्नमेंट है, जो कि वहाँ की सिविल राइट्स, वहाँ की एनजीओ सबको सप्रेस कर रही है। तो इसलिए ये भी इशू चल रहा है कि डेमोक्रेसी होते हुए भी ऑटोक्रेसी है, लेकिन तब भी बहुत कंट्रीज चुप क्यों है, चुप क्यों है, इंडिया चुप क्यों है?
इंडिया तो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है, लेकिन डेमोक्रेसी होते हुए भी ऑटोक्रेसी है वहाँ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से ऐसे प्रोविजंस हटा दिए गए जो कि डेमोक्रेटिक थे। आप हर जगह, चाहे आप कैबिनेट देख लो, चाहे आप गवर्नमेंट देख लो, चाहे आप ब्यूरोक्रेसी देख लो, एक ही पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, तो वहाँ डेमोक्रेसी होगी कैसे? इंडिया यूएसए बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि चाइना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। बांग्लादेश से चाइना को घेरने के लिए, क्योंकि बांग्लादेश की मदद चाहिए, इसलिए इंडिया भी कुछ नहीं कह रहा। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो हम बोलते हैं कि चाइना पे मतलब जैसे चाइना इंडिया पे करना चाह रहा है, वैसे ही इंडिया चाइना पे करना चाह रहा है। तो जैसी भी स्टेबल गवर्नमेंट हो इंडिया के लिए अच्छी है, ना कि वहाँ सिविल वॉर हो जाए। तो मोटा मोटी लगभग ये एक मेजर रिलेशंस हैं हमारे बांग्लादेश के साथ, जो कि कंटेंशियस हैं। जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत से, तीस्ता वाटर इशू हो गया, तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है एनक्लेव्स वाले, वो भी अब हद तक रिजॉल्व हो गए हैं। इंसर्जेंसी है, कई कई बोलते हैं कि बहुत सारे फैक्ट्स जो है जमात, ये उनको चाइना सपोर्ट करता है। तो इंडिया बांग्लादेश के साथ मिलके, और शेख हसीना भी जहां तक देखा गया है वो प्रो इंडिया रही है, तो इंडिया एक तरीके से बर्दाश्त कर रहा है, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं एडवांटेज है शेख हसीना के रहने से। वो नेग्लेक्ट कर रहा है कि वहाँ क्या ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, कौन सी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही हैं, सबको दरकिनार कर रहे हैं। उसके बाद हम अब दूसरा देखते हैं। आसियान के साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं? आसियान, जैसे आपको पता है कि आसियान एसोसिएशन है साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज का। तो मैंने आपको बांग्लादेश में नाम बताया, ये सबसे इम्पोर्टेंट नाम आपको ध्यान रखने हैं। आपको कॉरिडोर के नाम याद रखने हैं कि तीन भागा कॉरिडोर कहाँ है, किस इशू में बात हुई है, इस बात की बस इतना ही पूछ लिया जाता है। कहाँ कहाँ से इंटरकनेक्शंस हैं, कहाँ पे एटॉमिक पावर प्लांट बन रहा है, ये प्रीलिम्स की चीजें हैं। बाकी एनालाइज करने का मैंने आपको बता, जैसे डिटेल में मैंने आपको बताया कि एनर्जी में चार पांच चीजें हैं, कनेक्टिविटी में ये है, इकोनॉमिक्स में ये है, आपको ग्रांट इन एड मिल रही है, आपको लाइन ऑफ क्रेडिट मिल रही है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है बस। तो हम आसियान पे आते हैं, तो साउथ ईस्ट एशिया को हम गोल्डन पेनिनसुला बोलते हैं। गोल्डन पेनिनसुला क्यों है? आप देखिए कि जो भी चीज अफ्रीका के, एशिया के से ट्रेड होती है, या वेस्ट एशिया से ट्रेड होती है टुवर्ड्स चाइना, या चाइना से एशिया की तरफ, वो सारे इन कंट्रीज के थ्रू पास होती है। मलक्का स्ट्रेट हो गया आपका मलेशिया के अराउंड। तो ये साउथ ईस्ट एशिया जो है वो हमेशा से इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट रहा है। कल्चरली बोल लीजिए या इकोनॉमिकली बोल लीजिए। तो शुरुआत में क्या हुआ, हमारी एशियान की तरफ अभी भी हम उसके मतलब मेंबर नहीं है, हम अभी भी उसके समिट लेवल पार्टनर ही हैं। तो नेहरू जी का पैन एशियन विजन था एक, कि सारी जितनी कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशिया की, वो डीकोलोनाइज होनी चाहिए और आपस में इकोनॉमिक कोऑपरेशन होना चाहिए। उस टाइम पे ये बोला जाता है कि इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे सुकर्णो और नेहरू जी,
इनकी बहुत ही क्लोज फ्रेंडशिप थी, और इन्होंने बांडोंग कॉन्फ्रेंस 1955 में इंडोनेशिया में जो है, इसकी नॉन अलाइन मूवमेंट की, मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ अलग, अभी आपको उससे कनेक्ट करूंगा मैं। नॉन अलाइन मूवमेंट की नाम की एक आधारशिला रखी, जिसकी पहली कॉन्फ्रेंस 1961 में यूगोस्लाविया में हुई। ये नाम की बात कर रहा हूँ, आसियान पे नहीं आए हम, कनेक्ट करूंगा इसलिए बोल रहा हूँ। नाम का क्या मतलब था कि हमको न्यूट्रलिटी रखनी है। मेरे को ना यूएसए की तरफ जाना है, ना यूएसएसआर की तरफ जाना है कोल्ड वॉर में। मुझे अपनी न्यूट्रलिटी रखनी है उस समय। लेकिन क्या हुआ बीच में कि कोल्ड वॉर के वक्त भी इंडिया अपने आप को अलूफ नहीं रख पाया, यूएसएसआर के साथ गया ही कहीं ना कहीं। तो इससे जो मेंबर स्टेट्स थे नॉन अलाइन मूवमेंट के, उनको ये लगा कि भाई ये तो न्यूट्रलिटी नहीं है, ये तो इंडिया अलग जा रहा है। इंडिया को क्या लगा कि भाई जितने भी मेंबर स्टेट्स थे, उन्होंने हमारा सपोर्ट कहाँ करा, 1962 के इंडिया चाइना वॉर हुआ, कहीं किसी ने हमें सपोर्ट करा नहीं करा, तो ऐसी न्यूट्रलिटी का मतलब है। तो अब ये फॉरेन रिलेशंस में क्वेश्चन आता है कि नॉन अलाइन मूवमेंट या न्यूट्रलिटी की जगह इंडिया अब कहाँ जा रहा है। अगर आप फॉरेन रिलेशंस में देखेंगे तो ये आप कहीं भी लिख सकते हो कि नॉन नॉन अलाइन मूवमेंट, या आप बोल लीजिए न्यूट्रलिटी। इसकी जगह अब इंडिया कहाँ जा रहा है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। कि भाई मैं तो जैसा भी मेरे को उस टाइम पे मतलब सही लगेगा, या मेरे लिए इकोनॉमिकली या सिक्योरिटी वाइज सही होगा, मैं उस टाइम पे जो प्रॉब्लम आएगी उसी तरीके से अपनी हिसाब से एक्शन लूंगा। मैं किसी के बोलने पे नहीं लूंगा। नाम क्या था, न्यूट्रलिटी। तो बहुत सटल डिफरेंस है। न्यूट्रलिटी ना यूएसए की तरफ जाना है, ना यूएसएसआर की तरफ जाना है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, किसी इशू पे आप यूएसए के साथ हो, किसी इशू पे आप यूएसएसआर के साथ। थोड़ा सा नेगेटिव और पॉजिटिव लिस्ट वाला हो गया चीज। तो जब 1990s आया, तो 1990s में क्या हुआ कि सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन हो गया। सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन हो गया। अब इंडिया तो सोवियत यूनियन के साथ था, अब किसके साथ दे। प्लस इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए 1981 में, नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में। तो इंडिया ने 1992 में, क्योंकि अब इंडिया को आगे बढ़ना था अपने, जब आप खोल रहे हो मार्केट दूसरों के लिए, तो आपको भी तो मार्केट ढूंढने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप इंपोर्ट ही करते रहोगे चीजों का, तो आपका तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स खराब हो जाएगा। तो आपको फॉरेन एक्सचेंज लाना भी है, आपको एक्सपोर्ट भी करनी है चीजें। तो 1992 में इंडिया ने लुक ईस्ट पॉलिसी लाई, जिसका कि 3 ऑब्जेक्टिव थे कि पॉलिटिकल हमारे कॉन्सुलेट्स खुले आपस में, बेटर मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग्स हो जहाँ डेलिब्रेशंस हो कॉमर्स पे। इकोनॉमिक कोऑपरेशन था कि जैसे अभी हम देखेंगे आगे जाके कि हमने सीपा किया आसियान के साथ, या एफटीए किया, उसकी भी मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगा कि जो आपको ध्यान रखनी है। चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, लेकिन मैं आपको बहुत लेमन लैंग्वेज बताऊंगा कि अंतर क्या है। तो 1992 में लुक ईस्ट पॉलिसी हुई, जिसके मेजर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स यही थे कि पॉलिटिकल हमारे एंगेजमेंट ज्यादा हो, इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, और डिफेंस।
डिफेंस किससे? डिफेंस किससे? जो भी एग्रेसर हो, दबी आवाज में मतलब था उसका चाइना। अब इस लुक ईस्ट पॉलिसी से इंडिया को क्या करना था? आप देखिएगा 90s में ही हमारी एक मिनिस्ट्री बनी डोनर नॉर्थ ईस्ट रीजन की। तो हमने एकदम से कंसंट्रेट करना चालू किया क्योंकि हमें लगा कि ये जो 7 स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट की, वो बिल्कुल अपने को अलग थलग महसूस कर रही है इंडियन मेनलैंड से। तो इंडिया ने फिर वहां कंसंट्रेशन करना चालू किया, मिनिस्ट्री बनाई, लुक ईस्ट पॉलिसी आई। तो लुक ईस्ट पॉलिसी का मेजर ऑब्जेक्टिव या वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव बोल रहे हैं तो ये था कि नॉर्थ ईस्ट एरिया का डेवलपमेंट भी हो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एरिया म्यांमार बांग्लादेश से जुड़ता है और सारी जो कनेक्टिविटी होगी साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया के बीच में वो इन दोनों स्टेट से होके निकलेगी, सॉरी कंट्री से होके निकलेगी। तो ये थी हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसके मेजर 3 ऑब्जेक्टिव्स थे: पॉलिटिकल एंगेजमेंट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डिफेंस। उसके बाद 2014 में इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। लुक ईस्ट पॉलिसी को थोड़ा मॉडिफाई करके क्या नाम दिया गया? एक्ट एशिया पॉलिसी, सॉरी एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसमें क्या अंतर था? ये 3 C's पे कंसंट्रेट किया इन लोगों ने: कॉमर्स, कल्चर और कनेक्टिविटी। 3 C's: कॉमर्स, कल्चर और कनेक्टिविटी का की स्पेशल फोकस था मैरीटाइम सिक्योरिटी पे। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो 3 C's हैं: कल्चर, कॉमर्स एंड कनेक्टिविटी, और स्पेशल फोकस है मैरीटाइम सिक्योरिटी पे। एक और डिफरेंस है लुक ईस्ट पॉलिसी से, वो क्या है कि जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी वो केवल साउथ ईस्ट एशिया के लिए थी, लेकिन जैसे लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी ये थी साउथ ईस्ट एशिया के लिए। ये है साउथ ईस्ट एशिया प्लस एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक में बाकी कंट्रीज भी आ गई जो पैसिफिक आइलैंड को में है। जो पैसिफिक आइलैंड में कौन कौन सी हो गई? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान। तो ये सारी हम आसियान +6 भी पढ़ेंगे अभी। तो माइनर डिफरेंस है कि इसमें इनका एशिया पैसिफिक पे भी जोर है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी प्रोवाइडेड एन इंटरफेस बिटवीन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड आसियान कंट्रीज। अब आपसे ये वैसे तो बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, लेकिन अभी भी कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं कि आसियान का फॉर्मेशन कब हुआ? 1967 में। ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको कहीं भी मिल जाएगी, इसलिए मैं कंसंट्रेट नहीं कर रहा हूँ इतना इन चीजों पे, लेकिन एनालिसिस पे हम ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। और जो कि प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है वो भी एनालिसिस वाला ही क्वेश्चन होता है, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन तब भी आपको पता होना चाहिए कि 1967 में फॉर्मेशन हुआ आसियान का, और आसियान का अपना खुद का चार्टर है। ये आपको ध्यान रखना है कि खुद का चार्टर है,
खुद का फ्लैग है आसियान कंट्रीज का। 10 आसियान कंट्रीज है। 99 तक जो कंट्रीज इसमें आई आसियान कंट्रीज, वो 10 कंट्रीज है। वो कौन कौन सी हैं? पहली हुई शुरुआत में 5 कंट्रीज ने स्टार्ट किया था, और वही मैंने बोला 99 तक ये 10 कंट्रीज तक पहुंच गया। शुरुआत इसकी बैंकॉक में 5 कंट्रीज से हुई थी, जो कि है थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, और सॉरी म्यांमार नहीं, मलेशिया। मैं आपको लिख देता हूँ इसके। शुरुआत में 5 कंट्री जो थी थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। तो आप इसको टाइम पास से ध्यान रख सकते हो। टाइम पास, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। उसके बाद कौन सी ऐड हुई? लाओस, प्लस ब्रुनई, प्लस वियतनाम, प्लस कंबोडिया। कंबोडिया लास्ट कंट्री है 99 में जो कि इसका मेंबर बना। लास्ट कंट्री है। तो आसियान के लिए के साथ हमने क्या क्या किया, हम ये देखते हैं। पहली चीज है, और यही इसके कॉन्स भी है, हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुए टाइमली। ठीक है, तो इसमें पहला है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का मतलब है कि मल्टी मॉडल मतलब कि रोड भी इन्वॉल्व है, सी भी इन्वॉल्व है और रिवर भी इन्वॉल्व है। मल्टी मॉडल का मतलब ये हुआ, ये किस किस के बीच में था? ये अगर आप देखेंगे कि इंडिया का मिजोरम से स्टार्ट होगा, फिर आएगा आपका पलितवा, ये आपका म्यांमार में है। फिर आएगा आपका इंडियन जो डेवलप कर रहा है, जैसे मैंने आपको बांग्लादेश में बताया, वैसे ही इंडिया म्यांमार में सितवे पोर्ट डेवलप कर रहा है। जब हम इंडिया म्यांमार रिलेशन पढ़ेंगे तब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो सितवे से कोलकाता, ये 4 चीजें कराधान मल्टी, 4 सिटीज, 4 जगह कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट में आपको वहां से ट्रांजिट होगा। मिजोरम से स्टार्ट होगा, फिर पलेतवा आएगा म्यांमार में, फिर सितवे आएगा जो इंडिया डेवलप कर रहा है म्यांमार में, उसके बाद कोलकाता। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरी चीज क्या हो रही है? इंडिया म्यांमार ट्राइलेटरल हाईवे, इंडिया म्यांमार ट्राइलेटरल हाईवे, ये कहाँ से स्टार्ट होगा? इंडिया में मोरे से जाएगा मांडले,
फिर जाएगा बागो, बागो का मतलब है यंगून, बागो का दूसरा नाम यंगून। तो ये ट्राइलेटरल हाईवे इंडिया म्यांमार के बीच में, ये एक आसियान का एक ही प्रोजेक्ट है। दूस, दूसरा काम क्या कर रहे हैं इंडिया आसियान के बॉर्डर हार्ट्स, मैंने आपको बताया ही, रीटिडिम रोड रोड प्रोजेक्ट है। रीटिडिम रोड प्रोजेक्ट। और ये कुछ कुछ चीजें हैं जो कि हम आसियान कंट्रीज से कनेक्ट होने के लिए कर रहे हैं, कि हम आसियान कंट्रीज पे हमारा रूट से कनेक्टिविटी हो जाए, या मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हो जाए, या ट्राइलैटरल हाईवे से कनेक्टिविटी हो जाए, जो कि मैंने आपको बताया इंडिया म्यांमार थाईलैंड, ये तीनों को जोड़ता है। तो इंडिया चाहता है कि सी की बजाय हमारी रोड से भी कनेक्टिविटी हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी होगी, ज़्यादा ट्रेड बूम करेगा सारी आसियान कंट्रीज में। तो इस आसियान में क्या होता है कि हर साल चेयरमैनशिप चेंज होती है। मैंने आपको बताया आसियान का अलग चार्टर है, आसियान का अलग फ्लैग है। इसके तीन पिलर्स हैं। पहला है आसियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी कमेटी, एपीएससी बोलते हैं। एक ऐसी एईसी है, इकोनॉमिक इकोनॉमिक कमेटी, और एक है सोशल कल्चरल कमेटी। तीन कमिटीज है जिसमें कि डेलिब्रेशन, जैसे मान लीजिए कि अगर एईसी होगा तो उसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं जाता है, उसमें जाएगा आपका जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर है, वो अटेंड करेगा इसको, या एमओएस अटेंड करेंगे। तो 2017 में आसियान की हमें डायलॉग पार्टनरशिप मिली। तो हम, ये स्टेजेस हैं, मैं आपको शुरुआत से बता देता हूँ चलो, कि 2002 में हम समिट लेवल पार्टनर बन गए। समिट लेवल की हम, समिट जो होगी आसियान की, जो मीटिंग होगी उसको अटेंड कर सकते हैं केवल। उसके बाद 2005 में हम EAS के फाउंडिंग मेंबर बने। EAS मतलब ईस्ट एशिया समिट, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ईस्ट एशिया समिट के 2005 में हम फाउंडिंग मेंबर बने। 2012 में हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मिली आसियान में, और 2017 में हमारी 25th एनिवर्सरी थी, जो कि हमें 92 में डायलॉग पार्टनर बनाया गया था, उसकी 25th एनिवर्सरी जो 2017 में थी। तो हमारी आसियान कंट्रीज से जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, वो धीरे धीरे आपने देखा कि 92 से लेके 2000 मतलब 2017 तक हमने 25th एनिवर्सरी बनाई, और हम अब समिट लेवल पार्टनर बन गए आसियान में। उसके बाद क्या है, देखो मैं आपको पहले एक बेसिक चीज बता दूं। देखो एक अर्ली हार्वेस्ट, फिर उसके बाद आता है ETA, उसके बाद आता है FTA। इसके बाद भी दो चीजें आएंगी, वो मैं आपको बताता हूँ। तो अर्ली हार्वेस्ट क्या होता है कि कोई भी आप अग्रीमेंट करते हो, उससे पहले की जो एंगेजमेंट्स हैं आपस में, इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स, लोग बिजनेसमैन मिल रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स मिल रहे हैं, डेलिब्रेशंस कर रहे हैं,
या एक तरीके से पायलट प्रोजेक्ट, उसको हम बोलते हैं अर्ली हार्वेस्ट। ये नेसेंट स्टेज है किसी भी इकोनॉमिक पैक्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में होगा कि एक पॉजिटिव लिस्ट होती है, जो आपको मेन चीज है ना। अब पीटीए तो अब आपका 300 पेजों का पोथा होगा, वो आपको पढ़ने का लॉजिक नहीं है। आप मेन चीजें जो अंतर होता है या वो जानिए। पीटीए में क्या होता है, पीटीए में क्या होता है कि गुड्स की पॉजिटिव लिस्ट होती है कि भाई ये गुड्स है, 3-4 टाइप की, मान लीजिए एफएमसीजी हो गया, एक आयरन स्टील हो गया, ऐसे 3-4 प्रोडक्ट की पॉजिटिव लिस्ट बना दी। तो इसमें आपको हम प्रेफरेंस देंगे, बाकी सब में वैसा ही चलेगा, टैरिफ लाइन जैसी चल रही आ रही थी। बस इन प्रोडक्ट्स में हम आपको फ्री, मतलब ड्यूटी फ्री और कोटा फ्री आपको हमारा मार्केट देंगे इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में। तो उसमें पॉजिटिव लिस्ट होती है। एफटीए भी लगभग पीटीए जैसा ही होता है, बस इसमें नेगेटिव लिस्ट होती है। मतलब पीटीए का एक्सपेंडेड रूप हो गया एफटीए, जिसमें कि नेगेटिव लिस्ट में मतलब आपने सारे गुड्स रख दिए, बस कुछ गुड्स जो नेगेटिव लिस्ट में है वो आपको अलाउड नहीं है, बाकी सब आपको अलाउड है, ड्यूटी फ्री कोटा फ्री। तो एफटीए पीटीए से एक्सपेंडेड रूप है, इसलिए मैंने आपका बाद में लिखा है, ठीक है। आगे उसके बाद आता है आपका सी का, इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, और इसके नीचे आता है आपका सीपा। सब सेम है, केवल पी की जगह पार्टनरशिप हो गया, तो सीका से बेटर है सीपा। अंतर क्या है दोनों में, सारी चीजें सेम है। मतलब एफटीए का बड़ा रूप हो गया सीका, ये ऊपर से आ रहा है, मतलब आप ये समझ लीजिए एफटीए के बाद सीका, एफटीए का और बड़ा रूप हो गया सीका। बस इसमें क्या है कि सीका में केवल गुड्स होते हैं और सीपा में गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों है। ये आपको मेन चीज जो है आपकी वो यही है आपके अंतर में। और अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा तो इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता। गुड्स आपको मैंने सीक्वेंस बता दी, अर्ली हार्वेस्ट, पीटीए, फिर एफटीए, फिर सीका, फिर सीपा। सीपा हाईएस्ट ग्रेड का आपका अग्रीमेंट हो गया एक तरीके से मान लो आप। और सीका और सीपा में अंतर यह है कि सीका गुड्स के लिए है और सीपा गुड्स प्लस सर्विसेज के लिए है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें जो आपकी इंग्लिश वोकेबलरी है वो आपको वही सेम चीजें हैं कि आपकी टैरिफ लाइंस, आपका ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री, सब कुछ है इसमें। बस अंतर ये है गुड्स और गुड्स प्लस सर्विसेज का, ठीक है। ये तो साइड चीज थी, ये कोई उसका पार्ट नहीं है। उसके बाद इंडिया का आसियान के साथ सीका है अभी, आसियान के साथ। ये आसियान एक अलग ट्रेड ब्लॉक है, हो सकता है उसकी इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ, सिंगापुर के साथ हो सकता है इंडिया का सीपा हो, लेकिन वो सारी आसियान एज अ ट्रेड ब्लॉक में नहीं होता। आसियान सारी कंट्रीज का इंडिया के साथ सीखा है। आसियान इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो आप इंपॉर्टेंस देख सकते हैं आसियान की, कितनी कितना इंपॉर्टेंस रखता है इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज लाने के लिए। फिर उसके बाद डिफेंस की बात करते हैं हम आसियान के साथ। तो आसियान रीजनल फोरम, आसियान रीजनल फोरम एक सिक्योरिटी डायलॉग के लिए बनाया गया है। उसके बाद दो और ऐसे फोरम हैं
जिनको हम बोलते हैं ADMM, आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग, और ATM प्लस, ADMM प्लस। प्लस में 6 कंट्रीज, जो कि कौन सी हो गई आपकी, ये जरूर क्वेश्चन आ सकता है, आप इस पे ध्यान देना। ATMM, आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग, ADMM प्लस, आसियान +6। अब आपसे पूछेगा आसियान +6, इन 6 में कौन कौन सी कंट्रीज है? तो इनमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? इंडिया, इंडिया, चाइना, यूएस, यूएसएसआर, सॉरी यूएसएसआर नहीं, यूएस, और इंडिया, चाइना, यूएस, और जापान, न्यूजीलैंड, और कोरिया। ये 6 कंट्रीज ही हैं जो आसियान +6 में है और ADMM +6 में भी है। एशियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग। और अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, ये मतलब बहुत बेसिक्स है, हो सकता है आप लोगों को पता भी हो, लेकिन डिप्लोमेसी जो होती है फॉरेन रिलेशंस में, वो मेजरली 3 टाइप की होती है, जिसमें कि आता है ट्रैक 1 और ट्रैक 2। ट्रैक 1 में क्या होगा? केवल ऑफिशियल डिप्लोमेसी, जो ऑफिशियल्स है फॉरेन सर्विसेज के या किसी भी डिफेंस मिनिस्ट्री के, केवल ऑफिशियल्स के बीच में जो डिप्लोमेसी होती है, जो बातचीत होती है, जो एंगेजमेंट्स होते हैं, उसको हम ट्रैक 1 बोलते हैं। और ट्रैक 2 डिप्लोमेसी होती है अनऑफिशियल्स के बीच में। तो दोनों अपोजिट है बिल्कुल। कि अनऑफिशियल मतलब क्या हो गया कि आपकी बहुत सारी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, NGOs होती हैं, सिविल सोसाइटी हैं, उनके बीच में एंगेजमेंट्स कभी कभी ट्रैक 1 डिप्लोमेसी काम नहीं करती, तो ट्रैक 2 से करना पड़ता है काम। ठीक है। इसके बीच में आसियान और इंडिया के बीच में ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा रोल रहा है इंडिया आसियान के रिलेशन में। 1.5 का मतलब हो गया दोनों का बीच का, मतलब ऑफिशियल्स भी हैं और अनऑफिशियल्स भी हैं। ये 3 टाइप की मेजर डिप्लोमेसी होती हैं, ये आपको बस ध्यान रखना है। और ये मतलब जब आप पढ़ रहे हो ना, तो कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए कि याद ना करना पड़े, ये चीज आपको पता हो कि भाई ट्रैक 1 डिप्लोमेसी क्या है। ट्रैक ये नहीं कि मतलब मैंने तो पढ़ा ही नहीं था यार ये, या मुझे पता ही नहीं है। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो याद नहीं रखनी है आपको, ये तो कॉमन पार्लेंस की चीज आनी चाहिए आपकी। ट्रैक 1 क्या है, ट्रैक 2 क्या है, ट्रैक 1.5 क्या है। आसियान की हमने देखा कि हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंस रखता है। पहला, इकोनॉमिकली हमने देख लिया। स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा ट्रेड वहां से जा रहा है। चाइना का इन्फ्लुएंस है साउथ चाइना सी पे। अगर आप साउथ चाइना सी में कभी कभी क्या पेपर में क्या आ जाता है, SCS लिखा हुआ, तो हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। वही मैं बोल रहा हूँ, कुछ चीज ऐसी होती है जो आपको याद नहीं रखनी है, आपको पता है कॉमन पार्ट है, SCS मतलब साउथ चाइना। ठीक है। अब हम तीसरी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं चीजों को। तीसरी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो तो मतलब एक ट्रेड डील है, RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किस किस के बीच में? आसियान
+5। अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आसियान +6 दूसरी चीज थी, ये FTA है, RCEP जिसको कहते हैं, वो आसियान +5 के बीच में है। 5 में कौन कौन सी कंट्रीज है? वही 6 कंट्रीज है जो आसियान +6 में थी, इसमें इंडिया नहीं है। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन भी बन सकता है। RCEP में इंडिया नहीं है। आसियान +6 इज इक्वल टू आसियान +5 माइनस इंडिया। ठीक है। और अब मेंबर नहीं रहा है, 2019 तक मेंबर था। ये भी एक पॉइंट है इसका। प्रेजेंटली इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ RCEP। इंडिया ने 2019 में RCEP छोड़ दिया, क्योंकि इंडिया को क्या लग रहा था। अब देखो, ये भी सोचने की बात है, इंडिया ने क्यों छोड़ा होगा। देखो, अब ASEAN+6 में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लूंगा, चलो एक बार लेते हैं न्यूजीलैंड। ठीक है। न्यूजीलैंड की डेयरी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा मतलब सरप्लस है डेयरी इंडस्ट्री, तो एक्सपोर्ट करेगी, इंडिया का मार्केट फ्लैट हो जाएगा। इंडिया के पास कुछ ऐसा है नहीं न्यूजीलैंड को भेजने को, और है भी तो भी हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो न्यूजीलैंड के फेवर में रहेगा, क्योंकि इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है न्यूजीलैंड के प्रोडक्ट्स के लिए। चाइना से देखो, चाइना अपना इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हुआ या चिप्स वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हुए, वो डंपिंग कर देगा पूरा, क्योंकि आप ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री, आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हो। अब हो सकता है उसमें नेगेटिव लिस्ट हो कुछ, लेकिन तब भी इंडिया के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है चाइना की कंपैरिजन में। तो इंडिया ने इसलिए ये ब्लॉक छोड़ दिया, जबकि ये ब्लॉक 30% ऑफ पॉपुलेशन 30% ऑफ पॉपुलेशन और 30% ऑफ वर्ल्ड GDP को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, एक और फर्क, आसियान+6 में इंडिया और US थे। RCEP में इंडिया और US है ही नहीं, ये चाइना का प्रोडिजी है RCEP। ये एक और कारण था इंडिया का छोड़ने का। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, RCEP में इंडिया US नहीं है, ASEAN+6 में इंडिया US थे। इंडिया US के बदले RCEP में चाइना आ गया। ठीक है। एम इसका यही था कि 90% ऑफ टैरिफ लाइंस हैं वो खत्म कर दी जाए, लेकिन कुछ कुछ कारण थे कि मतलब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और लेबर राइट्स के बारे में RCEP में बात ही नहीं की गई। तो कुछ कुछ मॉरल इश्यूज पे भी इंडिया ने छोड़ा, बाकी इकोनॉमिक इश्यूज थे कि इंडिया चाहता था कि RCEP में ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म हो। ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म क्या बोलता है कि अगर किसी कंट्री को किसी पैक्ट में लगे कि एक प्रोडक्ट एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा आ गया है या एक कोटे से ज्यादा आ गया है, तो उस पे वापस से वही टैरिफ लाइस, वही ड्यूटी लगना चालू हो जाएगी। लेकिन RCEP इस पे माना नहीं, क्योंकि चाइना को पता था मैं तो करूंगा ही डंपिंग, तो मेरे पे तो अगर ये ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म आ गया तो थोड़े से कोटे के बाद इंडिया वापस से ड्यूटी लगाना चालू कर देगा मेरे प्रोडक्ट्स पे। तो इस कारण से इंडिया ने छोड़ा, क्योंकि इंडिया को अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्ट करनी है। फिर एक और बात थी इंडिया के साथ कि इंडिया को रूल्स ऑफ ओरिजिन होते हैं। मतलब लेमन लैंग्वेज में आपको बताता हूँ कि रूल्स ऑफ ओरिजिन का मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट किस कंट्री से मैन्युफैक्चर हुआ या उगा, नेचुरल भी हो सकता है तो उग भी सकता है,
अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो मैन्युफैक्चर भी होगा। तो कौन सा कंट्री से कौन सा प्रोडक्ट ओरिजिन हुआ। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मैं आपको फॉर एन एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे डेट्स होते हैं, खजूर। तो खजूर अगर हमारा ईरान से आ रहा है या दुबई से आ रहा है तो उस पर 100% ड्यूटी है। लेकिन अगर पाकिस्तान से आ रहा है तो उस पर 400% है खजूरों पे ड्यूटी। तो लोग क्या करते हैं कि पाकिस्तान से लिया, दुबई पहुंचाया अपना खजूर, और दुबई से फोर्ज रूल ऑफ सॉरी क्या बोलते हैं, रूल्स ऑफ ओरिजिन में, मतलब कंट्री ऑफ ओरिजिन का फर्जी सर्टिफिकेट लिया और दिखा दिया दुबई से जब खजूर आएगा तो 100% ड्यूटी लगेगी। तो ये चीजें थी कि ऐसा होने का चांस था। तो एक कारण ये था इंडिया ने इसलिए छोड़ा, और एक और कारण ये रहा इंडिया का आरसीईपी छोड़ने का कि केवल गुड्स पे था। इंडिया चाहता था कि सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट पे भी आए। तो आरसीईपी का मेन पॉइंट यही है कि आरसीईपी एक चाइना का मैकेनिज्म है इंडिया को कंटेन करने का, यूएस को कंटेन करने का, क्योंकि आरसीईपी में ना इंडिया है ना यूएस है। ASEAN+6 में इंडिया भी था, यूएस भी था, लेकिन चाइना नहीं था। तो ये एक दो सेपरेट ग्रुपिंग्स हो गई एक तरीके से। आज की लास्ट टॉपिक एक पढ़ते हैं हम। अब हम रोज क्लास करेंगे, और रोज एक दो रिलेशन और तीन चार क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, उसके बारे में हम जो मेजर चीजें हैं, मतलब आप जैसे आप पढ़ते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ चीजें तो हर रिलेशन में कॉमन होती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि कन्वे जैसे मान लो कि इंडिया की बॉर्डर कंट्री हुई, तो आप मतलब कन्वेंशन ऑन टेररिज्म हो गया, या सैटेलाइट में या स्पेस टेक्नोलॉजी में कोई अग्रीमेंट हुआ, ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट, या डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग, ये सब कंट्रीज में लगभग कॉमन है। तो जो कंट्री स्पेसिफिक चीजें हैं आपको उसमें दिमाग लगाना है, बाकी मसाला तो आपका कॉमन वो तो रहेगा ही रहेगा। वो चीज मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आपसे, जो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, जो उन पॉइंट्स के सब पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो तीसरी चीज जो है, लास्ट टॉपिक आज का, वो है ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं? आसियान। यहाँ देखो, यहाँ आदमी कंफ्यूज होता है, लेकिन जब आपको आपके जहन में बसी होगी ना चीजें कि भाई आरसीईपी तो चाइना ने चालू किया था, तो आरसीईपी चाइना ने चालू किया था, तो इंडिया और यूएस यूएस तो कभी भी चाइना के साथ किसी ब्लॉक में आएगा नहीं, तो यूएस होगा नहीं। इंडिया 2019 में निकल गया, तो ASEAN+5 है आरसीईपी में। जब हम ईस्ट एशिया समिट की बात करते हैं तो उसमें ASEAN+6 प्लस USSR प्लस यूएस, इतनी कंट्रीज हैं। तो ASEAN+6 की कंट्रीज तो मैंने आपको बताई थी वो। उसके साथ अब इस ASEAN+6 में अगर यूएसए और यूएसआर जुड़ गए तो ये ईस्ट एशिया समिट बन गया 2005 में। इंडिया, जो मैंने आपको बताया कि इसका फाउंडिंग मेंबर था। ईएस की मीटिंग क्या होती है? हर बार आसियान की जो मीटिंग होती है, हर बार आसियान की मीटिंग। अच्छा, एक चीज देखो, जो भी ध्यान आता है मैं बताता जाता हूँ इसकी। देखो, जो मैंने आपको बताया था कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से अब हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो
इंडिया ने 2016 में नाम की मीटिंग अटेंड नहीं करी। मतलब हेड ऑफ स्टेट को करनी होती है प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन अटेंड नहीं करी उन्होंने। तो मतलब इंडिया का इंपॉर्टेंस दिखता है नाम की तरफ कि अब हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ मूव कर रहे हैं, भाई हमें नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से ज्यादा प्यार नहीं रहता। तो ये मैं इसलिए बताया आपको क्योंकि ये नाम के बिल्कुल अपोजिट था, क्योंकि इसमें यूएस और रशिया भी आ गए, इन्वॉल्व हो गए। तो ईएस की मीटिंग हमेशा आसियान की जो मीटिंग होती है उसके बाद होती है। इसकी पहली मीटिंग जो हुई थी 2005 में, वो कोलालमपुर में हुई थी, जहां इसका फॉर्मेशन हुआ। और इन ईस्ट एशिया पार्टिसिपेंट्स के बीच में सीपा, जो मैंने आपको सीपा बताया। उसके बाद एक चीज और है इसमें जो आपसे पूछी जा सकती है, चियांग माई इनिशिएटिव। ये चियांग माई इनिशिएटिव 2010 में हुआ, जिसमें कि मल्टी स्वैप करेंसी अरेंजमेंट, मल्टी करेंसी स्वैप, ये आसियान कंट्रीज, 10 आसियान कंट्रीज के बीच का था। आप जब फाइनेंशियल क्राइसिस आई 1997 की, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, तो उसके बाद इन लोगों को लगा कि भाई कोई ऐसा, जैसा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वैसा ही एक एशियन डेवलपमेंट फंड होना चाहिए। लेकिन वो चीज मतलब उस पर लोगों की आपसी सहमति नहीं बैठी। और लेकिन 2010 में इन्होंने 240 डॉलर बिलियन का पूल, बिलियन डॉलर का पूल एक बनाया, जिसमें कि आपस में 10 एशियन कंट्रीज अपनी करेंसी में स्वैप अरेंजमेंट कर सकती हैं। चियांग माई इनिशिएटिव है ये। उसके बाद ईएस में यही इंपॉर्टेंट है कि कब बना, कौन कौन सी कंट्रीज हैं इसका। मतलब क्योंकि रशिया और यूएसएस में तो ये एक स्ट्रेटेजी है चाइना को कंटेन करने के लिए। इसका उल्टा आरसीईपी था, जिसमें यूएस इंडिया नहीं थे, तो वो चाइना की स्ट्रेटेजी थी कि भाई तुम हमारे मेरे पास की साउथ ईस्ट एशियाई कंट्रीज के साथ तुम डीलिंग कर रहे हो, तो मैं भी तो करूंगा। उसके बाद एक जल्दी से मैं एक और एजेंसी आपको बता देता हूँ का, कि क्योंकि चाइना की हम बात कर रहे हैं तो उसके साथ मेजर डिस्प्यूट्स हैं, और वो डिस्प्यूट रिजॉल्व कैसे होते हैं। तो देखो, जैसे मान लो कि ये इंडिया का मैप, एक तरीके से ये हमारी लैंड बाउंड्री है, ठीक है। अब इसमें 4 कैटेगरी होंगी। एक होता है इंटरनल वाटर्स, जो कि मान लो कि इंटरनल वाटर्स हुआ, जो लैंड बाउंड्री है आपकी, उससे एक स्ट्रेट लाइन खींची जाएगी, उसके अंदर जो आएगा, मान लो मैंने स्ट्रेट लाइन खींच दी ऐसे, अब ये जो पार्ट आया, ये सारा आपका इंटरनल वाटर्स है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है टेरिटोरियल सी, जो 12 नॉटिकल माइल तक जाएगा बेस लाइन से। उसके बाद क्या है, टेरिटोरियल वाटर्स। उसके बाद क्या आता है आपका 200 नॉटिकल माइल का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, है ना। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे ज्योग्राफी का पार्ट है, नॉर्मल चीज बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, डिस्प्यूट्स होते थे कंट्रीज के बीच में कि भाई इसके बाद वाला, मतलब जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है या जो टेरिटोरियल वाटर्स है, उसमें किसका राइट रहेगा। इंटरनल वाटर पे तो पूरी आपकी कंट्री का ही राइट है, लेकिन किसका राइट रहेगा। तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम था यूएन क्लोस। यूएन क्लोस, यूनाइटेड एसोसिएशन, यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन लॉ ऑफ सीज, ठीक है। ये 1982 में बनी, मॉन्टिगा बे जमैका में।
मोंटीगा बे, जमैका, एंड इट गवर्न्स लॉ एंड ऑर्डर इन वर्ल्ड्स ओशियंस एंड रिसोर्सेज। और ये ही यूएन क्लोज ड्राइव करता है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक्चुअली होगा क्या। जो 200 नॉटिकल माइल्स का है वो ये यूएन क्लोज नहीं दिया हुआ है कि 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। अब टेरिटोरियल सी में आपकी जो कंट्री है उसका लीगल राइट, उसके सारे राइट्स रहेंगे। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में केवल इकोनॉमिक इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज है उसके लिए ही राइट्स है आपके पास। दूसरी कंट्री का फिर दूसरी कंट्री का मतलब गुड्स का जो कंटेनर है वो पास हो सकता है, आपका परमिशन नहीं चाहिए, उसको टेरिटोरियल वाटर में चाहिए लेकिन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं चाहिए। आपके राइट्स है लेकिन ट्रांजिट हो सकता है दूसरी कंट्री का। और इंडिया हैज बीन पार्टी टू इट सिंस 1995। इसी यूएन क्लोज का एक और पार्ट है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, जिसको बोलेंगे हम ISA। ये अथॉरिटी उस चीज के लिए है जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ आ गई या जो सी बेड आ गया उस पे जो रिसोर्सेज है उसके जो डिस्प्यूट्स है उसको ये रिजॉल्व करता है। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ये केवल आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर की चीजें है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फुल इकोनॉमिक राइट्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में उस कंट्री के होते हैं, लेकिन लीगल राइट्स या मिलिट्री राइट्स वो सब नहीं होंगे। कोई भी कंट्री का कोई भी वेसल वहां से ट्रेड कर सकता है। और इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि इंडिया में इसका इशू कब उठा था। यूएन क्लोज का एक ट्रिब्यूनल होता है जहां सारे केसेस जो यूएन क्लोज में आते हैं वो लड़े जाते हैं, वो डिसाइड करता है। तो उसका नाम है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑन लॉ ऑफ सीज। ये 1994 में बना। ये एडजुडिकेशन करता है जो भी इसके बाद केसेस आते हैं। इंडिया केस क्या आया, एंड्रिका लेक्सी का। अगर आपको ध्यान हो कि आज से 10 साल पहले लगभग इटालियन मरीनर्स ने इंडियन वेसल जो शिपिंग कर रहा था उसके 2 फिशरमैन को उड़ा दिया था। लेकिन क्योंकि उसमें इंडिया का लीगल राइट नहीं है और इंडियन कोर्ट्स में वो ट्राई नहीं हो सकते, तो इसको ट्रिब्यूनल में ले जाया गया। वहां डिसाइड हुआ 1-1 करोड़ का कंपनसेशन दिया गया जो भी बिरीव्ड थे उनकी फैमिलीज को। तो ये ऐसा हुआ क्यों, ये बनाने की नौबत क्यों आई? क्योंकि पहले क्या होता था कि 17वीं सेंचुरी तक फ्री सी का कॉन्सेप्ट था। 17वीं सेंचुरी तक फ्री सी की मतलब सी तो हर किसी का है, सी पे किसी का कोई राइट नहीं है। और एक क्या बोलते हैं उसको, एक बुलेट थ्योरी थी कि आप अगर कोस्ट पे खड़े हो किसी कंट्री के, आपने गोली मतलब एक पिस्टल आपने वो चलाया और वो जहां तक गिरा जाके 3 से 4 नॉटिकल माइल वहां तक आपका राइट्स है, उसके बाद आपके राइट्स नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब कंट्रीज के पास 3-4 नॉटिकल माइल्स तक ही राइट थे, तो सबसे पहले वो चीज जो लॉ रूल था वो तोड़ा यूएस ने जहां तक अभी तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहां तक अपने राइट्स कर लिए। ऐसे धीरे 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 कंट्रीज जो फ्री सी की थ्योरी थी वो छोड़ते गए और 200 नॉटिकल माइल्स तक अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज एक्सप्लोर करने लग गए।
और ऐसे करते करते अभी तक यूएन क्लॉज में 167 प्लस ईयू 168 मेंबर्स हैं अभी तक जो कि यूएन क्लॉज की ट्रीटी को फॉलो करते हैं। यूएस अभी भी इसका पार्ट नहीं है, ये आपको बात ध्यान रखनी पड़ेगी। यूएस अभी भी इसका पार्ट नहीं है और जो भी वॉयलेशंस होते हैं यूएस में वो ट्रिब्यूनल में नहीं जाते क्योंकि यूएस ने रेटिफाई नहीं किया इसको, इस ट्रीटी को। टोटल 168 मेंबर्स हैं एंड यूएस इज नॉट द पार्ट ऑफ यूएन क्लॉज। 3 चीजें मैंने आपको बताई, टेरिटोरियल सी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और सी बेल्ट। इसका एक्सप्लोरेशन इकोनॉमिक रिसोर्सेज के लिए कंट्री करते जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पूरे मनी राइट्स है, पूरे इकोनॉमिक राइट्स है जो कंट्री है उसके पास। उसके बाद इंटरनेशनल सी बेल्ट अथॉरिटी का जुरिडिक्शन आ जाता है, वो गवर्न करता है वहाँ के रूल्स और लॉज। इंटरनेशनल सी बेल्ट अथॉरिटी भी यूएन क्लोज के अंडर ही है। तो आपको जो बात चीजें याद रखनी है वो यही याद रखनी है कि किस जोन में कंट्री के इकोनॉमिक राइट्स पूरे होते हैं, कहाँ लीगल राइट्स हैं, टेरिटोरियल सी तक ही आपके लीगल राइट्स हैं। उसके बाद सी बेल्ट में जाके किसकी अथॉरिटी आती है। और ये मैटर जब हम चाइना पढ़ेंगे तब भी इंपॉर्टेंस रखिएगा क्योंकि साउथ चाइना सी में बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं। सेंकाकू आइलैंड्स हो गया, तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, फिलीपींस से, वियतनाम से, कहीं ना कहीं इनके टेरिटोरियल वाटर्स में आइलैंड्स हैं जो उस पर डिस्प्यूट्स हैं। वो हम जब चाइना पढ़ेंगे तो मैं आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो हम इसी तरीके से चीजें कवर करेंगे हर दिन 1 से 1.5 घंटे की क्लास, और 4-5 टॉपिक जल्दी जल्दी जो इम्पोर्टेंस रखता है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है और जो आपको एक टॉपिक के बारे में अवेयरनेस देगा। और आपको मैं ये क्रैम अप की करने की कोशिश नहीं कराता हूँ कि मतलब आप याद करें चीज़ों को। मैं इसलिए ही ज़्यादा चीज़ें एनालिसिस और ज़्यादा मतलब चीज़ें आपको जब मेंस में आपके पास क्वेश्चन आए तो आपके पास चीज़ें कनेक्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए, जिसको हम उसको ही हम एनालिसिस बोलते हैं। तो उस पर ज़्यादा मेरा जोर रहता है हमेशा। और जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो तो मैं आपको बताता ही जाऊंगा साथ में। लेकिन प्रीलिम्स का तो आपको ध्यान रखना ही है। आप लोग मेंस के लिए भी मतलब इसको ध्यान से अगर आप सुन भी लोगे जो मैं बोल रहा हूँ तो भी आप बहुत चीज़ें आप ग्रास्प कर लोगे। क्रैम अप करने की बिल्कुल कोशिश मत करना। हाँ, कुछ नाम है, जो चीज़ें ईयर्स है, ये वो सब ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज है वो सब आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन हम बहुत एक फ्लो में चलेंगे और आपको मैं चीज़ें जैसे यूएन क्लोज एकदम से आपको लगा होगा कि ये चीज़ बिल्कुल अलग ऑर्गेनाइजेशन आ गई है। अभी हम आसियान पढ़ रहे थे, ईएस पढ़ रहे थे, लेकिन अब मैं आपको चाइना पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में कल। तो तब यूएन क्लोज का बहुत मेंशन आएगा, इसलिए मैंने आपको लास्ट ऑर्गेनाइजेशन कल की क्लास के लिए आपको एक पॉइंट दे दिया कि आपको याद रहे कल की क्लास के लिए। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। थोड़ा सा मेरा डिस्पोजिशन सही नहीं है, थ्रोट सही नहीं है, तो उसके लिए आप एक्सक्यूज करिएगा और थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ और को आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी और अपना फीडबैक देते, जो आप लोग फीडबैक देते हो उसी अकॉर्डिंग हम क्लासेस का पैटर्न चेंज कर सकते हैं। मैं इंडिया बांग्लादेश रिलेशन आपको 2 घंटे भी पढ़ा सकता था, लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वही मैंने आपको पढ़ाई, क्योंकि थोड़ा हमें स्पीड अप करना है चीज़ों को और थोड़ा आपको भी लगे कि हर क्लास में कुछ मतलब ज़्यादा चीज़ें हम मतलब हमारे मटेरियल में आ रही हैं, हम हमको पढ़ाया जा रहा है ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि एनालिसिस करने के पास के लिए मेरे पास बहुत टाइम है। आप किसी भी रिलेशन में उठा ले 1.5, 2, 3 घंटे हम आराम से कर सकते हैं उस चीज़ को। लेकिन
हमें इम्पोर्टेंट चीज़ों पे कंसंट्रेट करना है। और क्योंकि प्रीलिम्स पहले, अगर मेंस के लिए कोई और दिक्कत आएगी तो वो हम और इलेबोरेट हर रिलेशन करेंगे। आप ये मत समझना कि मैं अगर थोड़ा सा पेस अप कर रहा हूँ तो ये चीज़ खत्म हो गई। अगर आप कोई भी कभी भी प्रॉब्लम आए, आप बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं, या हम उस चीज़ की एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, कल वापस मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।